Welcome to Magnitude Civil Services Institute. We have initiated our online lecture series and endeavor to boost your preparation. Hope you will like our series. So, let's get started. हेलो फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी की सीरीज में आपका स्वागत है। तो ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं आज, जहां पर हम लोग रेलवे, पोर्ट्स एंड एयरवेज देखने वाले हैं। इंडियन रोड्स का जो पूरा सेशन है हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमी की, या तो आई बटन पर क्लिक करके भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रोसीड करेंगे भारतीय रेलवे यानी कि इंडियन रेलवेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखने के लिए। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, जो इंडियन रेलवेज है वो बेसिकली 3 गेजेस के ऊपर चलती है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। ये शायद आप सबको पता ही होगा। ब्रॉड गेज जो है उसकी जो ट्रैक की विड्थ है वो है 1.6 मीटर अप्रोक्सीमेटली, मीटर गेज की है 1 मीटर एंड नैरो गेज की है 0.61 एंड 0.62 मीटर की। अगर हम बात करते हैं अलग अलग जोन की, तो भारतीय रेल जो है वो कुछ 5 जोन में बटा हुआ है इस तरह से। सेंट्रल रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई सेंट्रल के अंदर, नॉर्दर्न रेलवेज का हेडक्वार्टर है बड़ौदा हाउस न्यू दिल्ली के अंदर, ईस्टर्न रेलवेज का हेडक्वार्टर है कोलकाता, वेस्टर्न रेलवेज का है मुंबई चर्च गेट एंड साउदर्न रेलवेज का है चेन्नई सेंट्रल। इसी तरह से कुछ सब जोन्स भी बटे हुए हैं, जैसे कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज जिसका हेडक्वार्टर है इलाहाबाद, सिमिलरली ईस्ट सेंट्रल रेलवेज हाजीपुर, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर एंड साउथ सेंट्रल रेलवेज सिकंदराबाद। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग कुछ ट्रेन से जुड़ी हुई। जैसे मेट्रो रेल की बात करते हैं, फंक्शनिंग की बात करते हैं, तो इंडिया का मास्ट रैपिड ट्रांसिट सिस्टम जो सबसे पहले बना था कोलकाता में, उसके बाद दिल्ली मेट्रो आई थी, फिर बेंगलोर में है जो वाईफाई इनेबल है, और मुंबई में है जो पीपीपी मॉडल के ऊपर बनाया हुआ है, उसके बाद जयपुर, चेन्नई, गुड़गांव, और अब तो कई सारे शहरों में मेट्रो का काम शुरू हो चुका है। जो गुड़गांव का है वो पहला फुल्ली प्राइवेट फाइनेंस्ड मेट्रो है और इंडिया का पहला फुल्ली प्राइवेट फाइनेंस्ड मेट्रो स्टेशन भी है। दूसरे हम लोग इंडियन रेलवे से जुड़े हुए फैक्ट्स की बात करते हैं, तो हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी की सीरीज में सबसे पहली ट्रेन ये चली थी, भारतीय रेलवे के द्वारा चलाई गई थी ये हावड़ा और न्यू दिल्ली के बीच में। फिर दुरंतो एक्सप्रेस, दुरंतो का मतलब है बंगाल में रेस्टलेस। ये दुरंतो एक्सप्रेस हमने शुरू किया था इंडियन रेलवेज के द्वारा। फिर गतिमान एक्सप्रेस आई थी, ये इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन मानी जाती थी उस समय पर, जो शुरुआती तौर पर दिल्ली से आगरा के बीच में इसको लॉन्च किया गया था। बाद में ये ग्वालियर झांसी के पर भी एक्सटेंड किया गया था। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर और ये इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन मानी जाती है। निज़ामुद्दीन स्टेशन जो न्यू दिल्ली में है वहाँ से शुरू होकर आगरा तक जाती है, और इस डिस्टेंस के अंदर या तो इस ट्रैक के अंदर ये 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलती है, और आगरा के बाद वो 130 किलोमीटर पर चलती है, बिकॉज आगे का ट्रैक जो है वो पुराने ट्रैक्स है और इसके लिए कोई नए अपग्रेडेड जो ट्रैक्स है वो ज़रूरत पड़ती है। फिर तेजस एक्सप्रेस की बात करते हैं, इंडिया की पहली प्रीमियम ट्रेन है ये, और इसकी कैपेसिटी है 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलने वाली, और इसको एरोप्लेन ऑन ट्रैक भी बोला जाता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास इंडिया के अंदर जो ट्रैक्स है वो काफ़ी पुराने हैं, तो इतनी फास्ट ट्रेन चलाने के लिए अपन को ट्रैक्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एज ऑफ नाउ वो 200 नहीं बट 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलती है। जो इनॉग्रल रन था तेजस एक्सप्रेस का 24 मई 2017 को हुआ था मुंबई सीएसटी से गोवा करमली के पास। देन नेक्स्ट कम डायमंड क्वाड्रिलेटरल, तो ये हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को कनेक्ट करने वाला है। देन नेक्स्ट कम वंदे भारत एक्सप्रेस, ट्रेन सेट 18। इस ट्रेन के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे, करंट अफेयर्स से हम लोग इसको लिंक करते हैं, यानी कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा चैप्टर है, हार्डली कोई क्वेश्चन आता है। सपोज ये इस तरह के कोई न्यूज़ में से आपको करंट अफेयर्स में से कुछ स्टफ मिल जाता है, तो ये सारे स्टफ जो है वो आप उस चैप्टर के अंदर लिंक कर सकते हैं, जो कि आपको प्रीलिम्स, मेंस में या तो कहीं इंटरव्यू में भी हेल्प कर जाएगी। अब जो ट्रेन 18 है ये इंडिया की पहली इंजन लेस सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। 16 कोच की ये जो ट्रेन है उसको इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के अंदर बनाया गया भारत रेलवे की चेन्नई के अंदर मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के अंतर्गत, और उसके 80% जो कंपोनेंट है वो इंडियन है। ये 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलने वाली ट्रेन है मैक्सिमम, और ये फुल्ली एयर कंडीशनल ट्रेन है जो सेल्फ प्रोपल्शन मॉड्यूल के ऊपर चलती है और कंट्री की फास्टेस्ट ट्रेन ये बनती है। इसके अंदर डिफ्यूज लाइटिंग, ऑटोमेटिक डोर्स एंड फुटवेयर्स और जीपीएस बेस्ड
पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ये जो ट्रेन है हाल में दिल्ली वाराणसी और दिल्ली कटरा के बीच में चलती है, और एक इसकी नई वर्जन ट्रेन 20 जो एल्यूमिनियम बॉडीड स्लीपर क्लास ट्रेन है, ये आने वाली है जो राजधानी एक्सप्रेस को रिप्लेस करने वाली है अपने सारे नेटवर्क्स पर। और एक्सपेक्टेशन थी कि 2020 के अंदर यानी कि 2020 के अंदर इसको लॉन्च किया जाए, लेकिन कोरोना के चलते ये डिले हो सकता है, माइट भी 2021 के अंदर हमको ट्रेन 20 देखने मिल जाएगी। उसके बाद आती है तेजस एक्सप्रेस कॉर्पोरेट ट्रेन। ये पहली सेमी हाई स्पीड फुल्ली एयर कंडीशनर ट्रेन है इंडिया की, जो इंडियन रेलवेज ने इंट्रोड्यूस किया था, और ये ऑपरेट की जाती है आईआरसीटीसी के द्वारा। और ये आईआरसीटीसी की पहली ट्रेन होगी जिसमें सारे मॉडर्न फैसिलिटीज़ होगी ऑन बोर्ड, और हाई लेवल के कंफर्ट होंगे पैसेंजर्स के लिए। ये इंडिया की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन है, यानी कि प्राइवेट चलाती है, इंडियन रेलवेज नहीं चलाती, आईआरसीटीसी चलाती है। और ये पहली ट्रेन है, लॉन्च हुई थी दिल्ली लखनऊ रूट के ऊपर, दूसरी हुई थी अहमदाबाद मुंबई रूट के ऊपर, और तीसरी कॉर्पोरेट ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस वाराणसी इंदौर के बीच में ये लॉन्च होने वाली है। आईआरसीटीसी के द्वारा चलाई हुई ये प्रीमियम ट्रेन है जो 3 टेम्पल्स को कनेक्ट करेगी, ओमकारेश्वर टेम्पल इंदौर में, महाकालेश्वर टेम्पल उज्जैन और काशी विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी को। अब तेजस एक्सप्रेस कॉर्पोरेट ट्रेन की बात की है तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, जो आपके मेंस के अंदर ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब क्योंकि तेजस एक्सप्रेस को हमने प्राइवेटाइज किया था, आईआरसीटीसी उसको चलाता है, भारत सरकार अभी एक प्रोसेस में एक टास्क फोर्स बिठाया हुआ है जो एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है, जिसमें 150 से ज़्यादा या एज मैनी एज 150 ट्रेन को प्राइवेट करने की फिराक में है, और 50 रेलवे स्टेशन को भी प्राइवेट ऑपरेट करने वाले हैं। विवेक देबरॉय कमेटी बिठाई गई थी एक, जिसने रिकमेंड किया था कि जो रेल इंडस्ट्री है उसको लिबरलाइज करने की ज़रूरत है, प्राइवेट ऑपरेटर्स को एंटर करके कुछ सर्विसेज के अंदर। अब ये ज़रूरत क्यों आन पड़ी? व्हाट इज़ द नीड फॉर द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द रेलवेज? तो सबसे पहला कारण है लो क्वालिटी ऑफ सर्विस, केटरिंग एंड पंक्चुअलिटी। अब इंडियन रेलवेज जो है उसको काफ़ी क्रेडिट मिल चुका है लो क्वालिटी ऑफ सर्विस देने के लिए, केटरिंग के लिए, कि जिस तरह से वो लोग बासी या गंदा खाना देते हैं, और पंक्चुअलिटी इतनी नहीं रहती भारतीय रेलवे की। हालांकि अभी कुछ पिछले साल में थोड़े बहुत जो पंक्चुअलिटी है वो इम्प्रूव हुई है। सेकेंड इज द रीज़न लो इंटरनल रेवेन्यू। अब जो क्रॉस सब्सिडाइजेशन का प्रॉब्लम है, उससे जो रेवेन्यू है, इंटरनल रेवेन्यू जनरेशन, वो भारतीय रेलवे का बहुत कम है। क्रॉस सब्सिडाइजेशन क्या होता है, ये प्रीलिम्स में आपका आ सकता है कि ये वो मनी है जो फ्रेट ट्रैफिक से कमाया जाता है और बाद में ट्रांसफ़र किया जाता है पैसेंजर रेवेन्यू के अंदर। क्योंकि वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, रेलवेज क्या कर रही है कि बहुत ही कम दाम में पैसेंजर की टिकट काट कर या तो हमको बहुत सस्ते में ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रही है, तो जिससे क्या हो रहा है कि ओवरऑल जो रेवेन्यू इंडियन रेलवे का वो काफ़ी कम है। फिर इंक्रीज नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। अब रिपीटेडली रेलवेज के एक्सीडेंट काफ़ी हमको आए गए दिन देखने को मिलते हैं, ट्रैक से उतर जाती है या तो आग लग जाती है। सो देयरफॉर लॉन्ग प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इन सब प्रॉब्लम्स का वो सोल्यूशन बन सकता है। एडवांटेज क्या होगा इसका कि इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। अब क्योंकि प्राइवेट प्लेयर अंदर आएंगे तो हमको जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी बेहतर मिलेगा, ट्रैवलर्स के लिए काफ़ी इम्प्रूव्ड एमिनिटीज़ भी मिलेगी। करंटली जो भारतीय रेलवेज है उसका मिसमैनेजमेंट काफ़ी हो रहा है, जैसे कि स्टिंकिंग वॉशरूम है, वाटर सप्लाई सही से नहीं होना, प्लेटफॉर्म्स गंदे रहते हैं। तो अभी तो स्वच्छ भारत के अंतर्गत जो कंपटीशन दिया हुआ है कि सबसे अच्छा रेलवेज किसका होगा, क्लीन प्लेटफॉर्म वगैरह, रेलवे स्टेशन किसका अच्छा होगा, तो उसके चलते अभी अपन को डर्टी प्लेटफॉर्म्स की प्रॉब्लम काफ़ी कुछ हद तक सॉल्व होती हुई दिख रही है। फिर नॉर्मलाइजेशन ऑफ प्राइस ड्यू टू द कंपटीशन। अब क्योंकि अलग अलग प्राइवेट प्लेयर्स अपने ट्रेन चलाएगी तो उसमें जो कंपटीशन होगी तो उसमें प्राइस जो है वो नॉर्मल होके आएगी। हाउएवर जो इश्यू यहाँ पर बनकर आ रहा है कि अगर सर्विसेज चाहिए तो प्राइस बढ़ना पड़ेगा, तो वहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में कंपटीशन की वजह से नॉर्मल होते हुए दिखेगा। फिर इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी। अब प्राइवेट पार्टिसिपेशन होगा तो जो एक्सीडेंट वगैरह है वो कम होगी, अकाउंटेबिलिटी और मॉनिटरिंग ज़्यादा अच्छी होगी, तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने मिलेगी। और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी इनोवेशन हमको देखने मिलेगा कि भाई क्या क्या आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजीज कैपेसिटी बिल्डिंग आपको देखने मिलेगी इंडियन रेलवेज में, जो आज तक हमने नहीं देखी है। अब जहाँ पर एडवांटेज है वहाँ पर डिसएडवांटेज भी होगा। क्या है डिसएडवांटेजेस? लिमिटेड कवरेज। अब भारत रेलवे या तो भारत सरकार
हर एक नेटवर्क पर, हर एक जगह पर रेलवेज चलाती है, जहाँ पर कम प्रॉफिट मिलता है वहाँ पर भी। अब प्राइवेट प्लेयर आएगा तो ये वहीं पर ट्रेन चलाएगा जहाँ पर ज़्यादा पैसेंजर्स हो, पॉपुलेशन ज़्यादा हो और उनको प्रॉफिट मिले। अब प्राइवेट आने से क्या होगा, अगर वो वाले एरियाज को कट कर दिया उन्होंने ट्रेन चलाना, तो अर्बन और रूरल का जो गैप है वो बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर लेसर इंक्लूजन। अब प्राइवेट प्लेयर आएगा तो क्या करेगा, वो अपने फेयर्स बढ़ा देगा सर्विसेज के नाम पर या तो नई टेक्नोलॉजी के नाम पर। इससे जो लो इनकम ग्रुप वाले पीपल है उनसे, उनकी हाथ से दूर हो जाएगा रेलवे। फिर अकाउंटेबिलिटी का इश्यू। प्राइवेटाइजेशन जो इंडियन रेलवे का है वो इतना इजी नहीं है, बिकॉज भारतीय रेलवे हर एक कोने पर है और 24 घंटे चलती है, 24/7 चलता है। इसके अलावा इकोनॉमी पर काफ़ी असर पड़ेगा, बिकॉज जो भारत रेलवे है वो इंडिया का बैकबोन है। अब क्योंकि वो लो फेयर में ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल ट्रेडर्स को, तो प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से अगर सपोज फेयर्स बढ़ गए तो इनके लिए ट्रेडिंग करना या तो ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा, और इससे क्या होगा, इकोनॉमी पर असर पड़ेगी। एंड उसके साथ साथ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्राइवेट अ पोर्शन ऑफ रेलवेज ऑपरेशन, क्योंकि ये स्ट्रांगली वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। तो आपको क्या लगता है, सो व्हाट डू यू थिंक, प्राइवेटाइजेशन सही है या नहीं है? सही है तो किस तरह से हम लोग इसको मैनेज करेंगे, या तो किस तरीके से अपन प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा सकते हैं? और अगर नहीं करना तो इंडियन रेलवेज को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए अपने सर्विसेज, ये जो भी नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए? फिर बारी आती है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स की। तो अलग अलग एरियाज के हिसाब से, जोन के हिसाब से फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है। फ्रेट कॉरिडोर यानी कि जो मालगाड़ी का नेटवर्क है वो सबसे पहले है अमृतसर कोलकाता। ये पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल से निकल के जाता है। ये फुल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करता है, यानी कि मालिक सरकार खुद है, और वर्ल्ड बैंक से इसको फंड मिला है। फिर मुंबई बेंगलुरु, ये महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में है, ब्रिटेन के द्वारा ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है। चेन्नई बेंगलुरु, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, रायलसीमा रीजन के अंदर। और दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, ये सबसे बड़ा है। ये दोनों ही प्रोजेक्ट जो है वो जीका के अंडर में है, यानी कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के हाथ में। यहाँ पर आप देख सकते हो डीएमआईसी कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर, ये ब्रिटेन द्वारा चलाया हुआ कॉरिडोर, और ये चेन्नई बेंगलुरु वाला। अब बारी आती है इंडियन पोर्ट्स की। तो इंडिया के अंदर टोटल 12 मेजर पोर्ट्स है, उसकी लिस्ट यहाँ पर पूरी की पूरी दी हुई है। सबसे पहले मुंबई, ये नेचुरल हार्बर है और बिगेस्ट पोर्ट है इंडिया का, गेटवे ऑफ इंडिया के पास। ये 1/5 इंडिया का टोटल फॉरेन ट्रेड जो है वो हैंडल करता है। फिर नौसेवा, ये जवाहरलाल पोर्ट है, हाईली मैकेनाइज्ड पोर्ट है। अब मुंबई पोर्ट का जो लोड ज़्यादा होने की वजह से उसका लोड कम करने के लिए नौसेवा पोर्ट बनाया गया। फिर चेन्नई का ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल हार्बर है ईस्ट कोस्ट पर, और ये सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। फिर बारी आती है इन्नौर पोर्ट, ये फर्स्ट कॉर्पोरेट पोर्ट है। चेन्नई पोर्ट का प्रेशर रिलीज करने के लिए इसको बनाया गया था। फिर तूतीकोरिन तमिलनाडु के अंदर ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पर है। कंडला पोर्ट, ये टाइडल पोर्ट है। मुंबई पोर्ट का प्रेशर रिलीज करने के लिए इसको बनाया गया था आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। फिर कोची, ये नेचुरल हार्बर है। विशाखापट्टनम, डीपेस्ट आर्टिफिशियल हार्बर एंड ईस्ट कोस्ट में। कोलकाता, ये रिवराइन पोर्ट है। हल्दिया, ये रिवर हुगली के ऊपर बनाया गया है कोलकाता पोर्ट का जो प्रेशर है उसको रिलीज करने के लिए। पारादीप पोर्ट, ये ओडिशा कोस्ट पर लोकेटेड है। मार्मागोवा, गोवा के अंदर ये 5th लार्जेस्ट पोर्ट है इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक हैंडलिंग। एंड लास्ट में है न्यू मैंगलोर, जो कि मैंगलोर के अंदर है। इस फिगर में आपको ये 12 के 12 पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। डिटेल में बात करते हैं तो इन्नौर, ये फर्स्ट कॉर्पोरेट पोर्ट है। चेन्नई पोर्ट का प्रेशर रिलीज करने के लिए इसको बनाया गया था। इंडियन पोर्ट्स की बात करते हैं तो 95% बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय वैल्यू ये इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड संभालता है। मॉनसून के अंदर जितने भी वेस्टर्न पोर्ट्स हैं मुंबई के अलावा, कोची, कंडला, ये सब बंद हो जाते हैं 12 मेजर पोर्ट्स में से, और एक माइनर पोर्ट भी बंद हो जाता है। मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों संभालते हैं।
सेंट्रल गवर्नमेंट की शिपिंग मिनिस्ट्री मेजर पोर्ट को संभालती है और माइनर एंड इंटरमीडिएट पोर्ट्स को संभालती है राज्य सरकार। सभी मेजर पोर्ट इनोर पोर्ट के अलावा सरकार एडमिनिस्ट्रेड है और इट इज द फर्स्ट पोर्ट इन इंडिया विच इज अ पब्लिक कंपनी, यानी कि इनोर पोर्ट। अब हम बात करते हैं इनलैंड वाटरवेज की, जो कि संभालता है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो टोटल 6, जैसे नेशनल हाईवे होता है वैसे वाटरवेज है, तो 6 वाटरवेज है इंडिया के अंदर। पहला है इलाहाबाद हल्दिया स्ट्रेच, गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम के ऊपर। इनलैंड वाटरवे 2 सदिया धुबरी स्ट्रेच ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। तीसरा है कोट्टापुरम कोल्लम स्ट्रेच वेस्ट कोस्ट कैनाल, चंपकरा कैनाल एंड उद्योग मंडल कैनाल के ऊपर। इनलैंड वाटरवेज 4 काकीनाडा पुडुचेरी along with river गोदावरी एंड कृष्णा रिवर सिस्टम। इनलैंड वाटरवेज 5 तालचेर पारादीप के बीच में ओडिशा। और वाटरवेज 6 लखीपुर टू भंगा रिवर बराक के ऊपर आसाम प्रपोज प्रोजेक्ट है ये वाला। इस मैप के अंदर आप सारे वाटरवेज देख सकते हो। जो पिंक कलर की लाइन है वो आइडेंटिफाइड वाटरवेज है, जो ब्लू कलर की लाइन है वो है डिक्लेयर्ड वाटरवेज, और जो ब्लू और पिंक कलर है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और जो रेड एंड येलो है वो इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन है ओवर बोथ नेशनल हाईवेज एंड नेशनल वाटरवेज, एंड स्टेट गवर्नमेंट की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है नेशनल वाटरवेज के ऊपर। इंडिया का जो वाटरवे है वो 1% ऑफ ट्रांसपोर्ट ही कवर करता है, यानी कि इसमें और भी मेहनत करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये वाटरवेज के ज़रिए जब हम लोग पैसेंजर एंड फ्रेट्स यानी कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ये काफ़ी एनवायरनमेंट फ्रेंडली और बजट फ्रेंडली भी बन के आता है। लेंथ वाइज बात करते हैं तो सबसे बड़ा लेंथ है वाटरवे 1 का, फिर 4, 2, 5 एंड 3। इनलैंड वाटरवेज इंडिया के अंदर है 14,500 किलोमीटर का, एंड इंडिया का कोस्ट लाइन है अप्रोक्सीमेटली 7,500 किलोमीटर्स की। अब पोर्ट से जुड़ी हुई एक और बात हम लोग देख लेते हैं, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोग्राम ऑफ इंडिया। तो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी इसने 14 लिंकेजेस को आइडेंटिफाई किया हिमालयन कंपोनेंट के अंदर और 16 पेनिनसुला रिवर के अंदर, जिसमें टॉप 5 प्रायोरिटी बेस्ड प्रोजेक्ट के नाम है केन बेटवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट, परबती काली सिंध चंबल इंटरलिंक प्रोजेक्ट, दमन गंगा पिंजल, पार तापी नर्मदा एंड गोदावरी पोलावरम से लेकर कृष्णा विजयवाड़ा के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रपोज इंटरबेसिन वाटर ट्रांसफर लिंक हिमालयन कंपोनेंट के अंदर ये 14 कुछ हाइलाइट्स आपको यहाँ पर दिख रही है कौन कौन से रिवर्स को इंटरलिंक करना है, और ये है पेनिनसुलर रिवर की। यहाँ पर कुछ 16 लिस्ट आपको दिखने को मिल रही है, तो वीडियो पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हमको इंटरलिंक करना है रिवर को? तो वाटर स्कैरसिटी जो वेस्टर्न इंडिया के अंदर है और पेनिनसुलर इंडिया के अंदर है उसको ख़त्म करने के लिए, दूसरा इरिगेशन में मदद करने के लिए, और स्टोरेज के पर्पस के लिए भी, ताकि इंडियन एग्रीकल्चर को काफ़ी फ़ायदा पहुंच सके, बिकॉज इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो रेनफॉल डिपेंडेंट है। अब जब रेनफॉल नहीं होगी तो क्या करना पड़ेगा, पानी तो पहुंचाना पड़ेगा, और उसके अलावा फ्लड एंड ड्रॉट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फिर जो डाइवर्सिटीज़ है वाटर सरप्लस एरिया एंड वाटर स्कैर्स एरिया के बीच में उसको कम करने के लिए, यानी कि जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा ही है उसको ट्रांसफ़र करेंगे वाटर स्कैर्स पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर। इससे क्या होगा, साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगी, बिकॉज पूरा का पूरा कैनाल बना के हमको इंटरलिंक करनी है रिवर को, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होगी, यानी कि वर्कर्स की ज़रूरत होगी। इन सब से क्या होगा, इंडिया का टोटल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा लोगों का। अब इसके ऑपोजिशन करने वाले क्या बोलते हैं, इसका ऑपोजिट साइड या तो बैड साइड क्या है, इसमें ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, 50 साल लगेंगे इसको कंप्लीट होने में। इंटरलिंकिंग की वजह से सेस्मिक हैजार्ड हो सकता है हिमालयन रीजन के अंदर, और इसके एग्जीक्यूशन के लिए यानी कि टोटल 30 लिंकेजेस के जो प्रोजेक्ट है उसमें से 21 का एग्जीक्यूशन जो है वो दूसरे लिंकेजेस पर डिपेंडेंट है। अब लिंकेजेस के लिए ट्राइबल्स और पुअर लोगों की ज़मीन जा रही है, तो उनका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, और उसके अलावा रिवर्स जो है वो अलग अलग स्टेट से होकर गुजरती है, तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पॉलिटिकल साइड से। अब लिंकेजेस करने के लिए जंगल को भी काटना पड़ेगा, तो जंगल और बायोडाइवर्सिटी का काफ़ी नुकसान हो रहा है, और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहा है, बिकॉज कई सारी रिवर नेपाल से होकर आती है, कई बांग्लादेश में भी जाती है, तो वहाँ पर भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स है।
दूसरा एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट सागरमाला। प्रोजेक्ट सागरमाला का एम क्या है, इंडिया का जो मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करना। कैसे इम्प्रूव करेंगे, मॉडर्नाइज करके एग्जिस्टिंग मेजर पोर्ट्स को और माइनर पोर्ट्स को, और नए पोर्ट्स भी हम लोग बनाएंगे। प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है सागरमाला प्रोजेक्ट का, कि पोर्ट लेड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करना है, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है ताकि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स है फ्रॉम डिफरेंट पोर्ट्स वो हम लोग क्विकली, एफिशिएंटली एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर से कर सके। ये सागरमाला इनिशिएटिव जो है वो कई सारे चैलेंजेस को सॉल्व करेगा अपने 3 पिलर्स ऑफ डेवलपमेंट के जरिए। सबसे पहला क्या है, ये पोर्ट लेड डेवलपमेंट को सपोर्ट और इनेबल करेगा अपनी अप्रोप्रिएट पॉलिसी, इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशन एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के जरिए, जिसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और स्टेट्स का कोलैबोरेशन होगा। ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगा। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट, इसमें हम लोग मॉडर्नाइज करेंगे पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को और नए पोर्ट्स भी हम लोग बनाएंगे। और एफिशिएंट इवैक्यूएशन टू एंड फ्रॉम हितरलैंड, यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा है, यानी कि जो बीच वाला हिस्सा है भारत का, जहाँ पर शिप नहीं जा सकती, तो शिप का सामान अगर सपोज पोर्ट में उतर रहा है तो उसको कैसे बीच वाले यानी कि हिंटरलैंड ऑफ इंडिया में पहुंचाना है, तो उसका पूरा का पूरा यहाँ पर डेवलपमेंट होने वाला है। तो ये पूरा का पूरा कोस्टल एरिया है और उसके कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, तो इसको पॉज करके आप रीड आउट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट सागरमाला के अंदर 2 कमिटी बिठाई गई है 2 मेजर पोर्ट्स को ओपन करने के लिए। पहला है सागर वेस्ट बंगाल के अंदर और दूसरा है दुगारा जपत नाम सिमंदरा के अंदर। सागरमाला इनिशिएटिव से क्या होगा, ये पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हम लोग करेंगे पोर्ट के जरिए। फिर पोर्ट के आसपास हम लोग अर्बनाइजेशन करेंगे, शहर डेवलप करेंगे। पोर्ट बेस्ड कोस्टल टूरिज्म और रिक्रिएशनल एक्टिविटी का बढ़ावा होगा, यानी कि टूरिस्ट आएंगे, रिक्रिएशनल एक्टिविटी यानी कि जो एडवेंचरस एक्टिविटीज वगैरह होगी वो पोर्ट बेस्ड हम लोग करने वाले। शॉर्ट सी शिपिंग, कोस्टल शिपिंग, इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन, ये सब पर बढ़ावा मिलेगा। शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर्स, शिप रिसाइकलिंग जैसे नए बिजनेस सामने आएंगे। लॉजिस्टिक पार्क, वेयर हाउस, मैरीटाइम जोन एंड सर्विसेज जैसी चीज़ें बाहर आएगी। इंटीग्रेशन होगा हिंटरलैंड हब्स का पोर्ट से। ऑफशोर स्टोरेज, ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म्स, ये सब फैसिलिटी मिल जाएगी। फिर स्पेशलाइज्ड पोर्ट बनेंगे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि एनर्जी, कंटेनर्स, केमिकल, कोल, एग्रो प्रोडक्ट्स में भी आपको फायदा मिलेगा। ऑफ शोर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में भी ये बेस बनकर खड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं हम लोग इंडियन एयरवेज की। इंडियन एयरवेज यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो नेशनलाइज हुआ था 1953 के अंदर, और पूरा का पूरा जो एरोप्लेन्स का जो पूरा का पूरा नेटवर्क है वो कौन संभालता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे रेल्स को संभालता है इंडियन रेलवे। अब यहाँ पर 2 तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, ग्रीन इन्वेस्टमेंट, ब्राउन इन्वेस्टमेंट। जहाँ पर पूरा का पूरा फ्रेश इन्वेस्टमेंट हो रहा है राइट फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है, जहाँ पर कुछ भी किया हुआ नहीं है, फ्रॉम द जीरो शुरू करना है, तो उसको बोलेंगे ग्रीन इन्वेस्टमेंट, जैसे कि बेंगलोर एंड हैदराबाद एयरपोर्ट बना है। ब्राउन इन्वेस्टमेंट यानी कि जो पुराने एयरपोर्ट्स है उसको रिनोवेट करना है या तो कुछ एक्सपेंड करना है, जैसे कि दिल्ली एंड मुंबई एयरपोर्ट्स का हम लोग करते हैं। अब एयरवेज से जुड़ा हुआ एक प्रोजेक्ट है गगन। गगन का फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। और ये जो गगन है ये ऑगमेंटेशन सिस्टम है ताकि एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी जो है जीपीएस सिग्नल की वो हम लोग बेहतर कर पाए और सिविल एविएशन को काफ़ी मदद मिले। गगन प्रोजेक्ट जो है वो जॉइंटली इंप्लीमेंट किया गया है एएआई एंड इसरो के द्वारा। ये एक नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है सारे फेस के अंदर, फ्लाइट्स इंडियन के फ्लाइट्स के अंदर, इंडियन एयरस्पेस के अंदर और एडजॉइनिंग एरिया के अंदर भी। ये वास्ट जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है फ्रॉम अफ्रीका टू ऑस्ट्रेलिया, और इसकी फैसिलिटीज एंड एक्सपेंशन के द्वारा इसको बोला जाता है गगन फार बियॉन्ड द इंडियन एयरस्पेस। ये प्रिसिशन अप्रोच एंड लैंडिंग गाइडेंस देता है अप टू कैटेगरी 1 टू एयरक्राफ्ट हिथरटो नॉट अवेलेबल ड्यू टू टेरेन कंडीशन। फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम जो गगन के आधार पर है वो काफ़ी बेहतर माना जाता है बिकॉज ये ऑपरेटर टाइम और मनी को भी बचाता है। फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम से एफिशिएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी बिकॉज ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है और काफ़ी इजी टू यूज़ है। और इसके साथ साथ एयरपोर्ट्स एंड एयर स्पेस में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, चाहे कैसी भी वेदर कंडीशन हो या कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशन हो या ऑब्स्टेकल क्लियरेंस की
कंस्ट्रेंट हो। फिर एक और स्कीम है एयरवेज से जुड़ी हुई जिसका नाम है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। ये स्कीम सरकार ने लॉन्च किया था 2017 में। ये एयर ट्रैवल विल बी मेड अफोर्डेबल, यानी कि एयर ट्रैवल अफोर्डेबल करने के लिए आम लोगों के लिए। ये इस तरह की पहली स्कीम में पूरे वर्ल्ड में। फर्स्ट फ्लाइट इसकी उड़ी थी स्कीम के अंतर्गत जनवरी 2017 में। क्या है इसकी स्कीम के अंदर, तो 2500 रुपये फिक्स किया गया सरकार के द्वारा कि इसके ऊपर कोई भी एयरवेज या एयरलाइंस की जो कंपनीज है वो नहीं ले सकती अगर 1 घंटे की फ्लाइट है, या तो 500 किलोमीटर तक की फ्लाइट है। अगर हेलीकॉप्टर की बात करें तो 30 मिनट तक की हेलीकॉप्टर्स की राइड में 2500 से ज़्यादा ये लोग चार्ज नहीं कर सकते। तो जितनी भी स्कीम्स हमने ट्रांसपोर्ट की लेक्चर के अंदर या तो ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई चीज़ के अंदर हमने देखा है करंट अफेयर्स के अंदर, तो यहाँ पे मैंने एक हाईलाइट दिया है ओनली। तो जब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो तो पूरे 1 साल के अंदर ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ जो भी स्कीम है उसकी डिटेल निकाल कर उसका PDF आपके साथ रखें या तो उसका प्रिंट आउट आपके साथ रखें और उसको डिटेल में आप देखिए, यानी कि उसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सा नोडल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है उसको एग्जीक्यूट करने वाला, कौन कौन बेनिफिशियरी है या तो क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, उसकी क्या नीड थी, आगे उसका क्या स्कोप है। तो ये सब आपके हाथ में होना चाहिए। बिकॉज इकोनॉमी के अंदर, बिकॉज ये GS3 के अंदर आता है, तो करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट। और इसी के साथ हमने ट्रांसपोर्ट चैप्टर पूरा का पूरा कवर कर दिया है। तो इसमें आपको कोई भी डाउट हो या सजेशन हो तो एज यूजुअल आप कमेंट में बता सकते हो या तो आप हमें ईमेल कर सकते हो magnitudeinstitute@gmail.com पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।